हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 ETF डेब्ट एंड लिक्विड फंड्स का क्या बना रहे हैं, पार्ट नंबर 5 बना रहे हैं। तो जो हमारी ये वाली वीडियो है इसमें हम कहाँ से पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स से। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने जो एग्जांपल्स थे कैश क्रिएशन यूनिट्स, कैश कंपोनेंट और प्रॉफिट डिपॉजिट के एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। आज हम कहाँ से पढ़ेंगे, साइलेंट फीचर से पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है, साइलेंट फीचर्स। डेब्ट फंड आर फंड विच इन्वेस्ट मनी इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। टी बिल्स का मतलब होता है ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट पेपर, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी एक्सेट्रा। द फी इन डेब्ट फंड आर लोअर on average than equity fund because the overall management costs are lower. The main investing objective of a debt is usually preservation of capital and generation of income. Performance against a benchmark is considered to be a secondary consideration. Investment in the equity market are considered to be fraught with uncertainties and volatility. These factors have an impact on constant flow of return, which is why debt schemes which are considered to be safer and less volatile have attracted investors. अच्छा, इसमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है साइलेंट फीचर्स में हमें डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रखा है। जैसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हमें पता है, जैसे एक तो होती है इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट, एक होती है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट, जिसमें इक्विटीज़ क्या होती है, हाई रिस्क वाली होती हैं, और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हमारा जो रिस्क रेट है वो कम होता है, लो होता है। तो डेब्ट फंड में हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, डेब्ट फंड में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में। अब डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या आएगा, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि हमारे बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट पेपर, कॉल मनी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में। तो ट्रेजरी बिल्स तो हमने अपना पढ़ भी रखा है अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। तो देखो, तो ये जो हमारी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो हम क्या करते हैं डेब्ट फंड में करते हैं, ये सारी क्या है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। इन सब में जो है रिस्क काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटीज़। तो ऑन एन एवरेज इनका जो प्राइस होता है ना, जो हमारी फीस चार्ज की जाती है, जैसे इसमें दे रखा है द फी इज़ इन डेब्ट फंड, यानी कि जो डेब्ट फंड में फ़ीस होती है वो क्या होती है, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी फंड। क्यों? क्योंकि जो इक्विटी फंड है उसमें रिस्क हाई होता है और ऊपर से उसकी मैनेजमेंट में पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन डेब्ट फंड में रिस्क कम होता है और इसकी जो मैनेजमेंट है ओवरऑल, अगर हम इसे डेब्ट फंड में अगर मैनेज करवाते हैं अपना चीज़ें, तो उसमें जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो हमारी क्या लगती है, कम लगती है। तो इसलिए इक्विटीज़ में हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसलिए इक्विटीज़ की फ़ीस भी ज़्यादा है, और डेब्ट फंड में हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट कम है, तो इसलिए डेब्ट फंड की फ़ीस भी कम है। और अगर देखा जाए तो डेब्ट फंड का जो मेन मोटिव है वो क्या होता है, इक्विटी फंड का मेन मोटिव होता है कि हमें कैपिटल को बढ़ाना है, कैपिटल एप्रिसिएशन करना है, भले ही रिस्क कितना भी हो। लेकिन डेब्ट जो फंड है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनका होता है कि सबसे पहले जो अपनी कैपिटल है उसे प्रिजर्व करके रखो, कि आपने जो पैसा लगाया है वो ना डूबे, उसमें रिस्क ज़्यादा ना हो। तो वो हमारा प्रिजर्व करने का पहला इसका मेन मोटिव है। और है धीरे धीरे क्या करना है, इनकम को जनरेट करना है, यानी कि पैसा भी सेफ रहे और इनकम भी जनरेट होती रहे। और बेंचमार्क को पीछे छोड़ना है, इन द सेंस कि बेंचमार्क की तरह अच्छे से परफॉर्म करना। फॉर एग्जांपल, अगर बेंचमार्क 10% का इंटरेस्ट दे रहा है या फिर 10% का रिटर्न दे रहा है, तो डेब्ट फंड भी आपको 10% का रिटर्न दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बेंचमार्क को देखकर बिल्कुल वैसी ही परफॉर्मेंस देना, ये जो हमारे डेब्ट फंड है इनका सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है। पहला ये होता है कि हमें रिस्क तो ज़्यादा होना और पैसा हमारा डूबे ना, धीरे धीरे हम ग्रो करते रहें। उसके बाद अगर हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं तो शायद हम बेंचमार्क के साथ साथ चलने की कोशिश करें। तो अब अगर देखा जाए तो जो इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटीज़ मार्केट है वो क्या है, वो थोड़ी सी लोग इसे उसे कहते हैं कि इसमें अनसर्टेनिटीज़ है, और ये क्या है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होती है इसमें। अब ये वॉलेटिलिटी क्या है और अनसर्टेनिटीज़ क्या है, अनसर्टेनिटीज़ का मतलब है कि अब जो इक्विटी मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करता है तो उसमें रिस्क हाई होता है, तो हमें नहीं पता कि कब, मतलब जैसे हमने आज इन्वेस्ट किया, अभी नहीं, कुछ महीनों तक नहीं, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ सालों के बाद शायद वो कंपनी थोड़ा ख़राब परफॉर्म करे और हमारा रिस्क हाई होने की वजह से हमें थोड़ा लॉस वॉस हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटीज़ है। और वॉलेटिलिटी क्या होती है, वॉलेटिलिटी होती है कि जब भी एक स्टॉक क्या करता है, ऊपर नीचे परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक स्टॉक अभी क्या है 100 रुपये का है और वो कभी 102 का हो जाता है, कभी 95 का हो जाता है, कभी वो 88 का हो जाता है, कभी वो 115 का हो जाता है, तो वो ऊपर नीचे नीचे कर रहा है। तो कभी वो इंक्रीज़ होता है हमारा प्राइस, कभी डिक्रीज़ होता है, कभी इंक्रीज़ होता है, कभी सेम चल रहा है, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़ हुआ, ऐसे ऐसे जब होता रहता है ना, तो ये सारी क्या है, ये सारी हमारी वॉलेटिलिटी होती है कि आपका जो प्राइस है वो है 100 रुपये का,
अब अगर 100 रुपये से अब ये चला गया 115 पे सोचो, तो मतलब आपका अचानक से क्या हुआ, आपका प्राइस बढ़ गया, और सोचो अचानक से कम हो गया, क्या हो गया, ये हो गया 95 का। तो वॉलेटिलिटी का मतलब है कि जब हमारे प्राइस क्या हो, प्राइस ऑफ स्टॉक्स अप डाउन होते रहे, यानी कि हमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि ये इक्विटीज़ में क्या होता है, इक्विटीज़ में जब इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क हमारा हाई है, और रिस्क फैक्टर हाई है तो हमें नहीं पता कि कब हमारा पैसा ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा। तो इक्विटीज़ में हमारा पैसा जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी हमारा प्राइस बढ़ रहा होता है, कभी हमारा प्राइस डिक्रीज होता रहता है। लेकिन डेप्ट फंड में क्या होता है, डेप्ट फंड में अगर देखा जाए तो ये लेस वॉलेटाइल है। अगर ये ऊपर नीचे होंगे भी ना, तो ऐसा नहीं कि कभी 100 हो गए, 115 हो गए, फिर 95 हो गए, फिर 88 हो गए, फिर 120 हो गए, इतना नहीं गैप आता। जो डेप्ट फंड होता है उसमें कितना गैप आएगा कि अभी 100 से 101 हो गए, 102 हो गए, 99 हो गए, 100 हो गए, 100 चल रहे हैं, 100 चल रहे हैं, 100 चल रहे हैं, 102 हो गए, 99 हो गए, बस ऐसा इतना सा ही चेंज आता है, ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं आता है डेप्ट फंड में। क्यों? क्योंकि इनमें जो रिस्क है वो काफ़ी लो होता है। तो इसलिए अब आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहोगे जिसका प्राइस आपको पता है कि हाँ सही चल रहा है, और या फिर ऐसे में डिपॉजिट करना चाहोगे अपना पैसा, ऐसी इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहोगे जिसका प्राइस फिक्स ही नहीं है, कभी तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है और कभी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है। तो कभी तो ऐसा लगता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है और कभी ऐसा लग रहा है कि आप तो डूब गए पूरा। तो इसमें क्या रहता है ना, थोड़ा खतरा रहता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या पता कि 3 साल के बाद इसका प्राइस ऊपर रहेगा या नीचे, क्योंकि वो अभी नहीं हमें दिख रहा है कि कभी तो वो ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो इसमें लोगों को थोड़ा ना, लोग इसमें थोड़ा कम विश्वास रखते हैं। लेकिन जो हमारे लेस वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि जो ऊपर नीचे कम करते हैं ना, जो स्टॉक्स जो इनका मतलब मॉडरेट या मैं कहूँ उनका सही चल रहा होता है, मीडियम टाइम में वो चल रहे होते हैं, तो लोग उसकी तरफ, जो इन्वेस्टर्स हैं उस ऐसे स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो इसलिए लोग डेप्ट फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्विटीज़। तो अगर हम देखें आगे क्या दिया है, डेप्ट मार्केट इन इंडिया आर होलसेल इन नेचर एंड हैंस रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली फाइंड इट डिफिकल्ट टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डेप्ट मार्केट. Not many understand the relationship between the interest rate and bond price or difference between the coupon and yield. Therefore, venturing into debt market investment is not common among investors. Investor can, however, participate in the debt market through debt mutual funds. यानी कि जो इंडिया में डेप्ट मार्केट है ना, वो एज अ होलसेल काम करती है, और जो इंडिया में लोग डेप्ट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू ज़्यादा करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो उन्हें सभी कुछ पता है कि कैसे कैसे करना है, तो वो क्या करते हैं, यूजुअली ज़्यादा हेल्प लेते हैं म्यूचुअल फंड्स की। अगर उन्हें डेप्ट मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो जो इंडिया के इन्वेस्टर्स होंगे, जो इंडिया मतलब मोस्टली इंडियंस के जो होते हैं, जो जनरली इंडियन हैं, वो क्या करते हैं, अगर वो डेप्ट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो म्यूचुअल फंड की हेल्प लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को ना ज़्यादा अभी पता नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है इस चीज़ की कि डेप्ट मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, क्या डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में, किस तरह से कूपन और यील्ड यहाँ पे हमारे मतलब काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, कूपन हमारा इंटरेस्ट रेट होता है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करते हैं, ये अभी लोगों को डेप्ट मार्केट के बारे में इतना नहीं पता है। तो इसलिए अब लोगों को अगर पैसा लगाना है और उन्हें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो क्या करता है, वो म्यूचुअल फंड की हेल्प ले लेता है। तो इसमें बस इतना ही दिया है। आगे देखो क्या दिया है, वन मस्ट अंडरस्टैंड द साइलेंट फीचर ऑफ डेप्ट पेपर टू अंडरस्टैंड द डेप्ट मार्केट। यानी कि अब यहाँ पे हमें कुछ साइलेंट फीचर्स दे रखे हैं कि अगर हम क्या करना चाहते हैं, डेप्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहें तो उसके भी कुछ होता है, कुछ फीचर्स होता है जो हमें पता होने चाहिए, जो हमें बता रखे हैं कि जैसे कि डेप्ट पेपर इज़ इशूड बाय गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू मीट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। यानी कि डेप्ट पेपर क्या है, डेप्ट पेपर यानी कि जो हमारे डेप्ट फंड है ना, उसी की बात चल रही है। अब डेप्ट पेपर में डेप्ट फंड जो होता है ना, इशू कौन करता है, डेप्ट पेपर को इशू कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, कॉर्पोरेट्स करते हैं, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी करते हैं, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। अ डेप्ट पेपर इज एसेंशियली अ कॉन्ट्रैक्ट which says that the borrower is taking some money on loan and after some time the lender will give the money back as well as some interest on the money lent. यानी कि डेप्ट पेपर क्या होता है, अब जैसे आप डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या करते हो, आपने पैसा दिया, फिर आपको क्या मिलेगा, या तो आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलता रहेगा, या फिर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों साथ में मिल जाएगा। तो डेप्ट पेपर में हमारा यही लिखा होता है कि उन्होंने क्या किया होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि जिसमें जो बोरोवर है वो क्या कर रहा है, वो कुछ पैसा उधार ले रहा है लेंडर से। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने मुझे पैसा उधार दिया, तो मैं और आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें आप क्या करोगे, आप बोरोवर यानी कि आप मुझे क्या दोगे, कुछ पैसा उधार पे दोगे, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद मैं आपका पैसा और इंटरेस्ट यानी कि पैसा और ब्याज दोनों क्या करूँगी, साथ में आपको वापस कर दूंगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा डेप्ट पेपर में किया जाता है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर, फेस वैल्यू, कूपन और मैच्योरिटी।
तो ये फेस वैल्यू, कूपन और मैच्योरिटी क्या है, तो देखो फेस वैल्यू तो होती है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, कूपन होता है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, फेस वैल्यू होती है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, कूपन होता है हमारा इंटरेस्ट रेट, और मैच्योरिटी होती है हमारे कि कितने टाइम पीरियड के बाद हमारा जो डेप्ट फंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो क्या दिया है, एनी डेप्ट पेपर विल हैव फेस वैल्यू, कूपन एंड मैच्योरिटी एज इट्स स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये तीन चीज़ें ही तो हैं। सबसे पहले तो आपने कितना पैसा उधार दिया वो प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये होना चाहिए, और कितने टाइम के बाद मैच्योरिटी पीरियड, कितने टाइम के बाद आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये तीनों चीज़ें क्या हैं, डेप्ट पेपर की स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर यही नहीं लिखा होगा, मेन चीज़ें नहीं लिखी होगी, तो बोला डेप्ट पेपर का क्या फ़ायदा। तो ये क्या है, ये तीनों ही चीज़ें डेप्ट पेपर की स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसमें होनी बहुत ज़रूरी है। डेप्ट पेपर यहाँ पर हम उस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जो लेंडर और बोरोवर के बीच में होता है। फेस वैल्यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी टेक एज लोन, दस व्हेन एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट। अच्छा क्या बोला है कि फेस वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया ना, फेस वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो फेस वैल्यू हमारी वो अमाउंट होती है जो क्या करता है, जो अमाउंट हम लोन पे देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको, अगर मैंने किसी एक इंसान को 1 लाख रुपए उधार पे दिए, तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू हो जाएगी 1 लाख रुपए। तो फेस वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, जो पैसा हमने लोन पे दिया है वही हमारी फेस वैल्यू होती है। अब हम अपना नेक्स्ट पेज जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब देखो ये इतने बड़े पेज में हमें इतने बड़े पैराग्राफ में पूरा का पूरा एक एग्जांपल समझा रखा है, और अगर मैं इतना बड़ा पढ़ने बैठी ना तो मुझे पक्का पता है आप लोग सो जाओगे, इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ। मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ इसमें क्या बोला है कि एक डेप्ट पेपर फंड है, मतलब डेप्ट पेपर है जिसमें हमारा डेप्ट फंड की बात हो रखी है, जिसमें आपने 100 रुपये क्या दिए हैं, लोन पे दिए हैं। अब लोन पे दिए हैं तो हमारा फेस वैल्यू क्या हो गई, फेस वैल्यू हो गई हमारी 100 रुपये की, और उसके बाद फेस वैल्यू 100 रुपये की हो गई। उसके बाद क्या बोला है हमें, फेस वैल्यू, ये देखो फेस वैल्यू है हमारी 100 रुपये की। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या थी, फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू के बाद था हमारा कूपन। कूपन क्या होता है, कूपन होता है हमारा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो कूपन है यानी कि इंटरेस्ट रेट वो क्या है, वो है हमारा 8% का। कहाँ गया हमारा 8%, ये रहा 8% का क्या है हमारा कूपन है। तो अब अगर आप अपने 100 रुपये पे 8% का इंटरेस्ट लगाओ, यानी कि 100 रुपये पे अब आप क्या लगाते हो, 8% का इंटरेस्ट लगाते हो। तो देखो 8% का इंटरेस्ट लगाया, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 8 रुपये यहाँ पे ब्याज के तौर पे देने पड़ेंगे। तो 100 रुपये हो गई हमारी फेस वैल्यू, 8 रुपये हो गए हमारे इंटरेस्ट, ब्याज हमारा 8 रुपये का हो गया। और अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट क्या है, कूपन है हमारा 8% का, यानी कि इंटरेस्ट रेट है हमारा 8% का। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। और अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी, तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो 10 साल के बाद हमारा जो ये डेप्ट फंड है ना वो पूरी तरह मैच्योर हो जाएगा, यानी कि 10 साल के अंदर अंदर आपको क्या होगा, जो भी आपका वो है क्या बोलते हैं, जिसको भी आपने पैसा उधार पे दिया है, तो 10 साल के अंदर अंदर वो आपका पैसा, आपका ब्याज, सारी चीज़ें आपको क्या कर देगा, वापस कर देगा। तो यहाँ देखो फेस वैल्यू है हमारी 100 रुपये की, मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड है 10 साल का, और हमारा जो कूपन है वो क्या है 8% का, यानी कि 10 सालों में वो इंसान आपके 100 रुपये पे 8% का जो भी ब्याज बनता है वो मिलाकर आपको 10 साल के बाद क्या कर देगा, पे कर देगा। तो ये है हमारी ये डेप्ट फंड की फंडा पूरा का पूरा। आई होप आपको समझ में आएगा। मैच्योरिटी क्या होती है, टाइम पीरियड जो आपका मैच्योर हो गया। चलो सीधा सीधा समझाती हूँ। सबसे पहले फेस वैल्यू 100 रुपये की, ये सिर्फ एग्जाम्पल था। तो फेस वैल्यू जो आपने उधार पे दिया है पैसा वो। सेकंड चीज़ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं कूपन। थर्ड होता है हमारा मैच्योरिटी, यानी कि कितने टाइम के बाद अपना पैसा वापस ले सकता है। तो यहाँ पे ये हमने समझ लिया है सब कुछ। देखो दिस इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ डेप्ट पेपर। अब ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक फॉर्म है। देखो इससे ज़्यादा बेसिक कुछ होगा, इससे ज़्यादा आसान कुछ होगा। तो ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक फॉर्म है डेप्ट पेपर की। There can be modification made to issue price, coupon rate, frequency of coupon payment, etc. But all these modification are out of these basic features. यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्राइस ऑफ इशू को चेंज कर सकते हैं, कूपन रेट को यानी कि अपने इंटरेस्ट रेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये और कूपन पेमेंट को यानी कि अपना ब्याज कैसे पे करोगे, कुछ लोग होते हैं चेक में पे करते हैं, कुछ लोग होते हैं कैश में पे करते हैं। तो ये सारी पेमेंट्स को, कूपन पेमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बट ये क्या है, ये सारी हमारी जो है मैं कह सकती हूँ ये जो हमारी मॉडिफिकेशन है ना, ये हमारी बेसिक फीचर से अलग होंगी। क्यों? क्योंकि बेसिक फीचर हमारे यही है कि पैसा दिया, एक टाइम पीरियड पे दिया और एक टाइम के पीरियड बाद ले लिया, इंटरेस्ट रेट इतना रहा। अब आप उसमें ये छेड़ाखानी करते हो कि प्राइस आपने बदल दिया, कूपन पेमेंट बदल दी, कूपन रेट बदल दिया, तो आपने जो बेसिक फीचर थे उन्हें थोड़ा सा चेंज कर दिया, तभी क्या बोलते हैं ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो बस इसमें यही रखा और कुछ नहीं, ज़्यादा मगजमारी मत करो, इतना सही था डेप्ट फंड, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब अगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आई, देखो यहाँ तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, फिक्स है 8% का, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स
can either be fixed or floating. Under fixed interest rate, the interest rate remain fixed throughout the tenure of the loan. Under floating rate loans, the rate of interest is a certain percentage over the benchmark. यानी कि अब जैसे यहाँ पे दो तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लोटिंग। अब फिक्स्ड तो है मतलब पक्का, ये फिक्स कर दिया मतलब फिक्स कर दिया। तो जो जैसे ये वाला जो था ना, ये फिक्स्ड था कि आपको 10 साल के अंदर 8% देना है तो आप 8% ही दोगे। तो फिक्स्ड में क्या होता है, फिक्स्ड में होता है कि पूरे थ्रू आउट द जितना भी हमारा टाइम पीरियड है, थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ लोन, थ्रू आउट द टाइम पीरियड ऑफ लोन आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही पे करना है। लेकिन फ्लोटिंग में क्या होता है, आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है। अब इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है, इसका क्या मतलब है, तो देखो मैं अभी आपको समझाती हूँ। हमें एग्जाम्पल भी दे रखा है तो उसे भी पढ़ के समझाऊंगी। तो अभी आप बस इतना समझ लो कि एक तो होता है फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, यानी कि आपका इंटरेस्ट रेट पक्का फिक्स कर दिया, इतना ही दे रहा है। एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, जिसमें हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता है, वेरी करता रहता है, चेंज करता रहता है। अब जो हमारा एग्जाम्पल है इसे मैं आपको अच्छे से शो करती हूँ और फिर हम अपना जो एग्जाम्पल मतलब जो ये फ्लोटिंग वाला है ना, इसे भी समझ लेंगे। तो यहाँ देखो हमें एग्जाम्पल में क्या बोला है, LTD हैज़ बोरोड अगेंस्ट अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट द रेट बी GSEC plus 3%. Therefore, if the GSEC moves up, the rate of interest move up, and if the GSEC moves down, the interest rate moves down. अच्छा क्या दिया है, prima facie debt instrument looks risk free. However, two important question needed to be asked here. First question क्या है, what if interest rate rise during the tenure of the loan? Second, what if the borrower fails to pay the interest and or fails to repay the principal? अच्छा इसमें दिया क्या, मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो कि इसमें समझ लो कि आपने अगर अपना पैसा क्या दिया, लोन पे दे दिया, या फिर अगर आपने अपना पैसा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप ये सोच के तो करते नहीं हो ना कि आपको पैसे लॉस हो जाएगा, आपके पैसे डूब जाएंगे, ऐसा सोच के तो कोई नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर सोचो कि अगर इंटरेस्ट रेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, यानी कि अगर आपने 10 साल के लिए अपना पैसा क्या कर दिया लोन पे, या फिर अगर आपने 10 साल के लिए अपना पैसा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया और आपने क्या किया, आपने एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल 9% पे, कि आप 9% पे क्या करते रहना, 10 साल के बाद अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और आपने 9% इंटरेस्ट रेट पे किया है, तो आपका जो मैं कह सकती हूँ फेस वैल्यू हो गई, फेस वैल्यू हो गई आपकी 1 लाख रुपए की, और आपका कूपन हो गया क्या 9% का, और टाइम पीरियड हो गया आपका 10 ईयर्स का। तो यानी कि अब जो आपको पैसा मिलेगा वो 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलेगा। और सोचो कि अगर क्या हो जाए, पहला क्वेश्चन जैसा दिया है कि अगर इंटरेस्ट रेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, कि अगर इंटरेस्ट रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, कि अगर इंटरेस्ट रेट जैसा आपने तो 9% पे इन्वेस्ट करवाया है, बट सोचो अगर इन फ्यूचर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ के 12% हो जाए, तो आपको 12% में ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा 9% पे लगा दिया। तो अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा भी तो भी आपको क्या मिलेगा, 9% का ही रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये जो परेशानी होती है ना, इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, जिसके बारे में हम और भी ज़्यादा डीप पढ़ेंगे। और सेकेंड चीज़ है, अगर आपको समझ नहीं आया ना, जब इंटरेस्ट रेट रिस्क पढ़ेंगे तो और अच्छे से मैं समझा दूंगी। तो देखो सीधी सी बात है कि इंटरेस्ट, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट जो है अगर वो चेंज हो जाए ड्यूरिंग द पीरियड, कि अगर आपने किसी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया, आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लगा दिया पैसा, अब आपने जैसे 9% पे लगाया हो, लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए और वो हो जाए 12%, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में 9% लिखा है, तो आपको 10 साल के बाद जो पैसा मिलेगा वो 9% रेट के हिसाब से ही मिलेगा। और सेकंड चीज़ है कि अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और जिसको दिया है, यानी कि जहाँ भी इन्वेस्ट किया है, जिस भी बोरोवर को आपने अपना पैसा दिया है, अगर वो आपका ब्याज और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रीपे करने में फेल हो जाए, यानी कि उसका भी लॉस हो जाए और ना तो वो आपको ब्याज पे कर पा रहा है और ना ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमने किसी को लोन दिया और उस इंसान ने जिस भी वजह से लोन लिया था, फॉर एग्जांपल उसने एक बिज़नेस के लिए लोन लिया था, अब उसका बिज़नेस ही बंद हो जाए या फिर उसे बिज़नेस में घाटा आ जाए, तो वो अब वो खुद ही अपना घाटा लेके बैठा है, तो वो आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट कैसे पे करेगा। तो यहाँ पे दूसरी भी एक परेशानी है कि अगर क्या होता है, अब ये वाला जो रिस्क है ना कि अगर हमें इंटरेस्ट रेट नहीं मिला या फिर हमें प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं हुई, तो इसे हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क दोनों ही हम अभी आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो इसमें क्या दिया है, इन केस इंटरेस्ट रेट राइज द इन्वेस्टर मनी विल कंटिन्यू टू ग्रो एट द अर्ली फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। जैसे मैंने बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो इंटरेस्ट रेट उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया है ना, उसका जो इंटरेस्ट है वो उसी पे बढ़ेगा, ना कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उस पर। कि अगर एक इन्वेस्टर ने क्या किया, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, तो
अगर फ्यूचर में क्या हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में कम इंटरेस्ट रेट रखा है ना, उसी पे आपका इंटरेस्ट, उसी पे आपका रिटर्न बनता रहेगा, आपको हाई रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ये होता है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। और अगर क्या हो, दैट इज़ द इन्वेस्टर लूजेज हाई रेट। अच्छा देखो, अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो अब देखा जाए तो आपको तो नुकसान हो गया ना, आप 9% की जगह पे 12% का इंटरेस्ट ले सकते थे, बट अगर अब क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे लॉस बियर करना पड़ रहा है इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे आप 9% का ले रहे हो, पर चाहते तो आप 12% का भी ले सकते थे, बट अगर आपने क्या किया, फिक्स्ड अमाउंट आपने लगा दिया और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे आपको नुकसान हो जाता है। और दूसरी चीज़, अगर क्या होता है, अगर बोरोवर जो है अगर वो फेल हो जाए ना, तो वो इंटरेस्ट रेट पे कर पा रहा है और ना ही जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है उसे पे कर पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से सीधा पूरा का पूरा लॉस क्या होता है, इन्वेस्टर को होता है कि उसने अपना पैसा दिया था, अब उसका पैसा भी गया और इंटरेस्ट रेट भी गया। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें क्रेडिट रिस्क देखने को मिलता है। अब एक क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क होते क्या है, ये मैं आपको पूरी तरह इन पैराग्राफ्स में समझाती हूँ। इसके देखो इसमें क्या दे रखा है, सो व्हाट इज़ इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, द फर्स्ट रिस्क विच वी डिस्कस्ड इज नोन एज द इंटरेस्ट रेट रिस्क। यानी कि जिस पहले रिस्क की हमने बात करी थी ना, वो क्या था, वो था हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसमें क्या होता है, दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडजस्टिंग द मेच्योरिटी ऑफ द डेप्ट फंड पोर्टफोलियो, दैट इज द बायर ऑफ द डेप्ट पेपर वुड बाय डेप्ट पेपर। अच्छा देखो, जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसे हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है। पेपर ऑफ लेसर मेच्योरिटी सो दैट व्हेन द पेपर मैच्योर्स ही विल बाय। अच्छा देखो, मैं आपको सीधा बताती हूँ क्या दिया है इस पूरे पैराग्राफ में। मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, आपको सीधा समझाऊँ तो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, जिसमें हमारा ब्याज जो है उसमें हमें रिस्क मिलता है। फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, आपने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करी, मतलब आपने 10 साल के लिए आपने अपना पैसा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में लगाया। अब आपने अपना 1 लाख रुपए का दे दिए, लोन पे दे दिए। अब आपने इंटरेस्ट रेट लगाया 9% का, तो अब आपको 10 साल में क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 9% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बट सोचो फ्यूचर में अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए और वो 9% से बढ़ के 12% हो जाए, बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है 9% का है, तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा, 9% पे ही मिलेगा। तो अब इससे हम बचेंगे कैसे, मतलब अब हम जो हमें लॉस हुआ है इससे हम फ़ायदा कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, जब भी आप डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो ना, तो लॉन्ग टर्म में करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। आप क्या कर सकते हो, देखो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, कि देखो अगर आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए लोन मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करोगे, तो सोचो कि अगर आपने 1 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए लगाए होते, तो 2 साल के अंदर आपको क्या मिलता है, 9% का इंटरेस्ट मिलता। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है, तो सोचो कि अगर आपका अगले साल ही इंटरेस्ट रेट बढ़ के 12% हो जाता, तो आपने 1 साल क्या किया, मतलब 2 साल आपने 9% का इंटरेस्ट रेट दिया, अब आपको वापस आपकी अमाउंट भी मिल गई और 9% का इंटरेस्ट रेट भी मिल गया। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ के क्या हो गया, 12% का हो गया है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 साल के बाद ही चाहो तो दोबारा अपना पैसा 12% पे लगा सकते हो। वरना अगर आपने 10 साल के लिए लगा दिया होता, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया होता, तो आप 10 साल तक क्या करते, 9% ही झेलते रहते। बट अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए किया, तो आपने क्या किया, सिर्फ 2 साल ही 9% झेला, उसके बाद आपने 12% पे लगा दिया अपना पैसा। तो आपने क्या किया, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे, तो अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, तो आप नए साल में क्या कर सकते हो, अपना नया वापस से इन्वेस्ट कर सकते हो। कि अगर आपने 10 साल के लिए लगाए होते, तो पूरे 10 साल कंप्लीट करने के बाद आप कहीं जाके अपना नया पैसा लगाते। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए लगाया है, तो 2 साल आपने क्या किया, 9% का इंटरेस्ट ले लिया, उसके बाद वापस आपने क्या किया, वापस अपना पैसा कुछ थोड़े टाइम के लिए लगा दिया और 12% पे आप इंटरेस्ट ले रहे हो। तो आपका फायदा किसमें है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने में। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि सोचो कि एक एग्जाम्पल है कि आपने क्या किया, 10 साल के लिए क्या किया, 8% इंटरेस्ट पे लगा दिया और 2 साल के बाद ही इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। 2 साल के बाद क्या हो गया, 2 साल के बाद हो गया इंटरेस्ट रेट 10% का। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, फायदा नुकसान हो गया ना। अब आप 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ 8% का इंटरेस्ट एंजॉय करोगे। बट अगर आपने क्या किया होता, अगर आपने कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होता, समझो कि आपने सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता, तो क्या होता, नहीं क्या दिया इसमें, द इन्वेस्टर वुड हैव अर्नड ₹8 फॉर 2 years एंड विल अर्न 8 yet अगेन इन द 3rd year। बट अच्छा देखो, ये हमारा हो गया। और अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसे, ये एग्जाम्पल में वही दे रखा है कि अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं, 8% इंटरेस्ट पे लगाए हैं और 10 साल के लिए लगाए हैं, और 2 साल के बाद इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, क्या हो गया, 10% का हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, नुकसान ही तो हो रहा है ना। इंटरेस्ट रेट रिस्क है आपका, आपने 12% का रिस्क अपने लिए खुद ही ले लिया। 8% से आप 10% ले सकते थे, बट आपने क्या किया, सत्यानाश कर दिया। क्या कर दिया, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया
इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, अब आप कम इंटरेस्ट रेट पे अपना बेनिफिट कमा रहे हो। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप कम टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने सिर्फ 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता, तो आपका अगर आपने जैसे 2 साल के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया ना, तो अब आपने 2 साल के लिए पहले 8% का इंटरेस्ट रेट कमा लिया, अब 2 साल के बाद जब दोबारा इन्वेस्ट करोगे तो आप 10% का इंटरेस्ट रेट कमा लोगे। तो इस तरह से जो हमारा डेप्ट म्यूचुअल फंड है, सॉरी डेप्ट फंड है ना, इंटरेस्ट रेट रिस्क इस तरह से काम करता है। तो ये हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ नहीं दिया था। ऑल्टरनेटिवली देखो क्या दिया है, ऑल्टरनेटिवली द इंटरेस्ट रेट रिस्क कैन बी पार्टली मिटिगेटेड बाय इन्वेस्टिंग इन फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ राइजिंग रिटर्न्स। अच्छा देखो इसमें वही दे रखा है कि आपको आप समझ में आया होगा ना, फ्लोटिंग क्या होता है, फिक्स्ड तो होता है कि आपने फिक्स करके रख रखा है, फ्लोटिंग में जब हमारा इंटरेस्ट रेट वेरी करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो आई होप आपको ये जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है ये भी आपको पूरी तरह अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये जो रेट्स का अप और डाउन मूवमेंट है ना, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं आज के लास्ट टॉपिक की, क्या दिया है, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क और भी ज़्यादा आसान है, इसमें तो और परेशानी की मतलब परेशान होने की बात ही नहीं है। मेरी पेंसिल हर वीडियो में गिरती है। तो चलो करते हैं आगे। लास्ट टॉपिक क्या दिया, व्हाट इज़ क्रेडिट रिस्क। द सेकंड रिस्क इज़ नोन एज क्रेडिट रिस्क और रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। जो हमने अपने जो पिछला पेज था उसमें हमने देखा था ना, एक सेकंड रिस्क की हमने बात करी थी, जिसमें हमारा इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल दोनों हम पे नहीं कर रहे थे, तो उस वाले रिस्क को हम क्रेडिट रिस्क या फिर रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसी सिचुएशन है कि हमने क्या करा, बोरोवर को पैसा दे दिया। अब बोरोवर को हमने पैसा दिया क्या सोच के कि वो हमारा पैसा लौटाएगा, इंटरेस्ट के साथ लौटाएगा। बट अगर क्या हो, अगर हमने पैसा दे दिया और जो हमारा बोरोवर है, सोचो आप, बिगर threat is that the borrower do not repay the principal. This can be happen if the borrower turns bankrupt. यानी कि अगर आपने पैसा दिया है और रिटर्न आपको नहीं मिल रहा, तो वो सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है कि ना तो आपको आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, ना ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिली। क्यों? अगर आपका जो बोरोवर है वो बैंकरप्ट हो जाए, यानी कि वो पूरी तरह घाटे में चला जाए, बिल्कुल लॉस में डूब जाए, तो ही ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने कंपनी में अपना पैसा लगाया, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाया, तो अगर क्या होगा, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो ऑब्वियसली बात है वो आपका इंटरेस्ट भी पे करेगी और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करेगी। बट अगर कंपनी जो है उसने आपसे पैसा लिया था ताकि कंपनी ग्रो कर सके, बट अगर कंपनी ही लॉस में चली गई, कंपनी ही डूब गई, तो वो कंपनी का खुद का घाटा हो गया, वो आपको आपका पैसा कहाँ से देगी। तो अगर कंपनी खुद ही बैंकरप्ट हो जाएगी तो ही ऐसा हो सकता है कि आपको ना तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिले और ना ही आपका इंटरेस्ट रेट मिले। तो जब हमें ना तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट मिलती है ना ही इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो हम उस परेशानी को क्या बोलते हैं, उस रिस्क को हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क इन द सेंस कि हमारा जो पैसा है वो हमें वापस नहीं मिल रहा है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोरोवर इज़ वेरी हाई, credit rate defaulting is far less than the borrower with low credit rating. Government paper is highest in safety when it comes to credit risk, hence the description risk free security. यानी कि अगर देखा जाए तो जो हमारी क्या बोला है, the probability of borrower with high credit rating default। अच्छा, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं ना, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनमें हमारी सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। उसमें क्रेडिट रिस्क का जो रिस्क है वो काफ़ी कम होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका पैसा डूब जाएगा, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन अगर क्या दिया, जैसे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोरोवर विद वेरी हाई क्रेडिट रेटिंग डिफॉल्टिंग इज़ फार लेस देन दैट ऑफ अ बोरोवर विद लो क्रेडिट रेटिंग रिस्क। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि ये दिस रिस्क कैन बी टेकन केयर बाय इन्वेस्टिंग इन पेपर इशूड बाय कंपनी विद हाई क्रेडिट रेटिंग रिस्क। यानी कि अब क्रेडिट रिस्क हमें कौन सी कंपनीज में होता है, उन कंपनीज में होता है जिनका क्रेडिट रेटिंग रिस्क ही क्या है, हाई है। मतलब वो कंपनीज क्या हैं, अगर जैसे हमने रेशियोज पढ़े थे ना, तो उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था अपना कि जब हमने पढ़ा था लिवरेज रेशियो वाला, तो उसमें हमने देखा था ना कि कंपनी हमारा पैसा वापस कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो अगर आपने चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर 3 पढ़ना, उसके बाद यहाँ पे आना, तभी सारी चीज़ें क्या सिस्टमेटिक वे में चलती हैं। इसलिए पहले आपको प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, उसके बाद नए चैप्टर्स पर जंप करना चाहिए। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था उसमें क्या चेक करते थे हम, यही तो चेक करते थे ना कि कंपनीज के रेशियो के हिसाब से कंपनी हमारा जो लोन है वो वापस कर पाएगी या नहीं वापस कर पाएगी, या फिर जो हमारा जैसे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये सब हम चेक करते थे। तो उसके बेसिस पे अगर किसी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग रिस्क क्या है, हाई है, यानी कि उसके चांसेस हैं कि वो क्या है, डूब सकती है, हमारा पैसा भी डुबा सकती है। तो ऐसी कंपनी से जितना दूर रहोगे ना,
उतना ही क्या है आपके लिए अच्छा है। तो जो कंपनीज़ ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर सकती हैं उनसे हमें क्या रहना है, प्रोबेबली हमें उनसे दूर ही रहना है। और जिन कंपनीज़ का क्रेडिट रेटिंग रिस्क क्या होता है, लो होता है, तो उनके चांसेस होते हैं कि वो यहाँ पे हमारा पैसा डुबाने का काम नहीं करेंगी। तो बस हमारा क्रेडिट रेटिंग रिस्क यही है। तो आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो बस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।